हाँ हाँ, लास्ट में टॉप। बेटा लास्ट क्लास में मैंने आपसे डिस्कस किया था कि ऑन द बेसिस ऑफ फ्रीक्वेंसी साउंड कितने प्रकार का है ना? देर आर 3 टाइप्स ऑफ साउंड ऑन द बेसिस ऑफ फ्रीक्वेंसी। फर्स्ट इज इंफ्रासोनिक, अवश्रव्य, और दैट इज दूसरा श्रव्य यानी ऑडिबल रेंज जिसको ह्यूमन डिटेक्ट कर पाते हैं, और उसके बाद अल्ट्रासोनिक। ये शायद यहां तक मैंने एंड करा दिया था विद एग्जांपल, है ना? फिर मैंने लास्ट क्लास में आपसे बोला था कि मैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड यानी ध्वनि की विशेषता, साउंड की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं, इन पर डिस्कस करेंगे, है ना? यूपीएससी एनडीए ने पहले यहां से क्वेश्चंस को पूछा है। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाओगे तो आपको आइडिया लगेगा। जितना भी मैंने कल आपको साउंड पढ़ाया था या आज मैं साउंड आपको पढ़ाने वाला हूं, मैं आपको पहले ही बता देना चाहता हूं कि आज साउंड में अभी कुछ देर में खत्म कर दूंगा, और साउंड को खत्म करने के बाद एक ग्राफ स्टार्ट करूंगा। और आज ग्राफ अगर मैं खत्म नहीं कर पाया, शाम को 7 बजे फिर से मैं ग्राफ की क्लास लूंगा, देन आफ्टर फिर मेरी केमिस्ट्री क्लास चलेगी। यानी आज मेरा टारगेट है ग्राफ को कंप्लीट कवर कराना विद प्रीवियस ईयर ऑफ क्वेश्चन के साथ, ठीक है? तो मुझे लग रहा है अगर आज नहीं हो पाया तो आज शाम को 7 बजे वाली क्लास में पहले मैं ग्राफ कराऊंगा, उसके बाद केमिस्ट्री क्लास स्टार्ट होगी। कल आपको चैप्टर का नाम बता दिया था, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स वाला चैप्टर स्टार्ट करेंगे, और कोशिश करूंगा कि वो भी खत्म कर दूं, और नहीं हुआ तो फिर कल खत्म करके फिर नया चैप्टर स्टार्ट कर देंगे, ठीक है? तो हेडिंग है हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड। बेटा कैरेक्टरिस्टिक को हिंदी में कहते हैं विशेषता। क्या कहते हैं? विशेषता। ध्वनि की विशेषता क्या है? देखो पहला, अगर आप देख रहे हैं एक वर्ड आपको दिखाई दे रहा होगा, लाउडनेस। मैं भी तेजी से चिल्लाया, ये क्या था? लाउडनेस। मैं स्लो स्लो बोल रहा हूं, ये क्या है? मतलब लाउडनेस नहीं है ना उतनी। जैसे उदाहरण के तौर पर ध्यान से देखना, एक मिनट, इस पेज पे आपको दिखाई देगा क्या? अच्छा कोई बात नहीं, अब दिखाई देगा। देखो टॉपिक है बेटा कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड, वो है ही हमारे पास, यानी ध्वनि की विशेषता। तो सबसे पहला जो कैरेक्टर है साउंड का, वो है साउंड जो बेटा एम्पलीट्यूड पर डिपेंड करता है। किस पर डिपेंड करता है? पहला देखो, जैसे मैं आपको कुछ फिगर दिखाता हूं, कुछ ऑडियो से आप रेंज कर पाएंगे। जैसे देखो, इसको देखो ध्यान से। मैं जब बहुत स्लो बोलूंगा कुछ ऐसी रहेगी साउंड, मैं थोड़ा सा स्पीड बढ़ाऊंगा और थोड़ा बढ़ाऊंगा, आप देख सकते हैं लाउड साउंड आपको कहां दिखाई दे रहा है? बीच में। मतलब यहां पर एम्पलीट्यूड क्या होगा? आपको मैंने पढ़ाया था कल की क्लास में, इससे पहले भी, कि व्हाट इज एम्पलीट्यूड? मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। आप बताइए इस वाले ग्राफ में कहां आपको मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट दिखाई दे रहा है? इसका मतलब लाउडनेस यहां क्या होगी? जिसका एम्पलीट्यूड ज्यादा उसकी लाउडनेस, बोलो हाँ के ना? आप जब भी अगर आपने कोई वीडियो एडिट की हो या कोई साउंड सुना हो तो आप देखते होंगे जब ज्यादा आवाज करते हैं तो एम्पलीट्यूड उसका बढ़ जाता है, ऐसे करके सबसे ऊपर वाला जो दिखाई दे रहा है। तो बेसिकली एम्पलीट्यूड कब ज्यादा होगा, मतलब लाउडनेस कब ज्यादा होगी? जब एम्पलीट्यूड क्या है? मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय पार्टिकल, हाँ है ना? और साउंड जो किस पर डिपेंड कर रहा है? लाउडनेस पर। जितनी लाउडनेस ज्यादा उतना ही हमारा साउंड भी ज्यादा। कोई दिक्कत इसमें? यानी इसी बात को यहां मैं लिख देना चाहता हूं, यहां लिख देता हूं। मैंने बोला क्या है कि बेटा जो साउंड होता है दैट मीन्स दिस, यानी ध्वनि, साउंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लाउडनेस, और लाउडनेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एम्पलीट्यूड। को हिंदी में क्या बोलते हैं?
जैसे मैं एक एग्जांपल आपके सामने रखता हूं, मान लेते हैं कि ये मेरे पास एक ये वाला केस है और एक ये वाला केस है। अब देखिए, अगर मैं यहां इस केस में बात करूं कि बेटा यहां पर जो एम्पलीट्यूड है वो मान लेता हूं कितना है, A1, और यहां पर बेटा एम्पलीट्यूड क्या मान लेता हूं, तो आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है कि A2 इज ग्रेटर देन, तो लाउडनेस किस में ज्यादा होगी, इसका मतलब साउंड किस में ज्यादा होगी। तो उम्मीद कर रहा हूं ये आप समझ पाए होंगे ना। तो इसको मैं लिख देता हूं ऐसे कि सर एम्पलीट्यूड ज्यादा तो कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत, पहला केस है ना। दूसरा केस, फिर बात आती है, मैंने कल बात करा था पिच के बारे में, ये पिच क्या है। पहले पिच को समझते हैं। बेसिकली साउंड जो है बेटा वो पिच पर डिपेंड करता है। किस पर डिपेंड करता है, और पिच किस पर डिपेंड करती है, फ्रीक्वेंसी पर। पिच किस पर डिपेंड करती है, फ्रीक्वेंसी यानी आवृत्ति पर। कैसे, बताता हूं। यहां देखो दूसरा केस, मैंने कहा पिच डिपेंड किस पर कर रही है बेटा, यानी आवृत्ति पर। फ्रीक्वेंसी को हिंदी में क्या बोलते हैं, आवृत्ति, आवृत्ति बोलते हैं ना, फ्रीक्वेंसी। एक बात देखो, अगर फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगा तो पिच ज्यादा होगा। इस पिच का मतलब क्या है, हाई पिच का मतलब क्या है, हाई फ्रीक्वेंसी, और लो पिच का मतलब क्या है, समझ रहे हो इस बात को। तो अगर मैंने लिखा कि हाई पिच, पिच कैसी है, हाई। अब इस हाई पिच का भी मतलब बताऊंगा। हाई पिच मींस हाई और लो पिच मींस, अब क्वेश्चन आता है सर इसका मतलब क्या है। लो पिच मींस लो फ्रीक्वेंसी और हाई पिच मींस हाई फ्रीक्वेंसी। दैट मींस अगर आवाज हाई, पिच का मतलब क्या है, श्रिलनेस से। पिच का मतलब क्या है, श्रिलनेस। श्रिलनेस माने सुरीलापन। किसी की आवाज बहुत सुरीली होती है तो इसका मतलब क्या है, हाई पिच है। तो हाई पिच का मतलब क्या है, मोर श्रिलनेस। तो ऐसे समझो, हाई पिच मींस हाई फ्रीक्वेंसी और हाई पिच का मतलब क्या है, मोर श्रिलनेस। हाई पिच का मतलब क्या है, मोर श्रिलनेस, मोर श्रिलनेस। और श्रिलनेस का मतलब क्या है, सुरीलापन। और लो पिच का मतलब क्या है, लो श्रिलनेस यानी लेस श्रिलनेस। जैसे अगर मैं ही बोल रहा हूं तो मेरी आवाज थोड़ी मोटी है, भारी आवाज है ना, भारी आवाज है। आप बोलोगे तो कैसी आवाज होगी, पतली। अब वो चुभती है कानों में जब हम तेजी से चिल्लाते हैं। तो जैसे किसी फीमेल की आवाज बहुत पतली होती है और जब वो ज्यादा देर गर्राती है ना, वो चुभती है कानों में। तो इसका मतलब हुआ कि वो हाई पिच है। तो इसका मतलब क्या है, हाई श्रिलनेस, सुरीली ज्यादा आवाज है। और जब ज्यादा सुरीली आवाज होती है तो वो चुभती है। अब उसकी देखो वेव कैसे बनती है, वो मैं आपको दिखाता हूं। कल आपको शायद मैं दिखाया था, देखो ये वाला। लो पिच साउंड में इस तरीके से वेव बनती है और हाई पिच में वेव इस तरीके से बनती है। अब देखो ज्यादा तेज जो पैनी आवाज होती है ना, उसमें वेव इस तरीके से। इसका मतलब जो रेयर फैक्ट, जो कंप्रेशन होता है वो ज्यादा कहां होता है, हाई पिच में। समझ रहे हो मेरी बात। तो कंप्रेशन किस में ज्यादा होगा, कंप्रेशन का मतलब संपीड़न। तो संपीड़न किस में ज्यादा होगा, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई समस्या, आगे बढ़ते हैं। ये सवाल भी एनडीए ने पूछा और ये सवाल भी पिच वाला एनडीए ने पूछा। एक सवाल यूपीएससी का और है, शायद इसी बेसिस पर है, कुछ टिम्बर या कुछ पर पूछा है उसने। उदाहरण चाहो तो लिख लोगे आराम से। जैसे उदाहरण लिख लो, अगर हाई पिच लो पिच का उदाहरण लिखना चाहोते तो लिख लो। बिल्ली हो गया, गर्ल्स हो गया, हाँ ना, हाई पिच होती है। हाँ, आवाज, भाई वाह, मतलब मैं एग्जाम्पल आवाज ही की तो बात कर रहा हूं। तो कैट की आवाज हो गई या फिर गर्ल्स की आवाज होगी। लेकिन देखो होता क्या है, लेकिन जब जैसे बच्चा जब छोटा होता है तो उसकी हाई पिच होती है, लेकिन जैसे बड़ा जाता है, एडल्ट पीरियड में आता है तो आवाज मोटी होती जाती है। अब जैसे इनकी आवाज है, बोलना आप,
तो इनकी आवाज हैवी है, इनकी आवाज भारी है। तो ऐसा थोड़ी ना है कि सभी फीमेल्स की आवाज पतली होती है, चुभती है। तो कैट एंड गर्ल्स बेसिकली, लेकिन जब ये उम्र बढ़ती जाती है, मम्मियों की आवाज मोस्टली कैसी होती है, थोड़ी हल्की सी मोटी होती है, लेकिन उन्हीं की जब बेटी हो तो उसके बाद चुभती है। मतलब जब कम एज में होती है ना, तो फ्रीक्वेंसी मतलब ज्यादा होती है, सिलनेस ज्यादा होती है ऑलमोस्ट। अब कहोगे कि सब लता मंगेशकर जी तो हो नहीं सकते, लेकिन कंसेप्ट ये होता है कि कम उम्र में पिच ज्यादा होती है, ज्यादा सिलनेस होती है, और जब उम्र जैसे बढ़ती जाती है एडल्ट के बाद, तो फिर वो आवाज भारीपन आने लगता है आवाज में। नेक्स्ट, अब देखो बुढ़ापे में पहुंच जाते हैं तो क्या होता है आवाज का, ऐसा लगता है बांस फट गया हो, ऐसे बोल रहे हैं। बुढ़ापे में यही तो होता है ना, फटी सी बांस की आवाज है। और इसमें से लॉयन हो गया शेर मैन डाल देते हैं, या लॉयन शेर चलो कोई दिक्कत, ठीक। अब मुझे एक बात बताओ, एक सवाल था यूपीएससी एनडीए का कि बताओ क्या टेम्परेचर के बढ़ने पर क्या साउंड बढ़ेगा? टेम्परेचर बढ़ने पर क्या स्पीड ऑफ साउंड बढ़ेगा? ये यूपीएससी एनडीए का सवाल है, मैं आपको बताता हूं। क्या टेम्परेचर के बढ़ने पर साउंड बढ़ेगा? हाँ, बढ़ता है। इसलिए आपने देखा होगा समर के सीजन में और विंटर के सीजन में, समर माने गर्मी और विंटर माने वो सर्दी वाला समय, समर में आवाज जो है वो ज्यादा तेजी से सुनाई देती है और ठंड में वो आवाज कम सुनाई देती है। पता है इसका कारण क्या है? बताता हूं। टेम्परेचर जब बढ़ता है तो पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है कि नहीं बढ़ जाती है? भाई टेम्परेचर पढ़ाया था शायद मैंने आपको, ये बखूबी बताया था। तो मैंने क्या पढ़ाया था आपको बेटा, जब टेम्परेचर बढ़ता है तो उस पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी, और जब काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो टेम्परेचर बढ़ने पर बढ़ेगी, इसका मतलब समर के टाइम में बढ़ेगी तो वो दूर तक जाएगी, इसलिए स्पीड ऑफ साउंड क्या होगा? समझ गए? तो टेम्परेचर पर भी बेटा डिपेंड करता है। मैं लिख देता हूं, यूपीएससी का पूछा क्या सवाल है। एक मिनट, टेम्परेचर पर भी, यानी स्पीड ऑफ साउंड किस पर निर्भर करती है? टेम्परेचर पर भी। इसका कारण क्या है? इसका कारण है कि जब टेम्परेचर बढ़ता है तो स्पीड बढ़ता है। इसका मतलब यह हुआ कि अगर मेरे पास कोई पार्टिकल है, मान लो ये, और इस अब समर के टाइम पे जब टेम्परेचर इसका बढ़ाओगे, टेम्परेचर बढ़ाओगे बेटा, जब टेम्परेचर इसका बढ़ाओगे तो होगा क्या? उस पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। तो टेम्परेचर बढ़ाने का मतलब है काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल, उस कण की गतिज ऊर्जा क्या होगी बेटा? इंक्रीज होगी, बढ़ेगी। बोलो हाँ के ना? और जब काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो सिंपल सी बात है स्पीड भी बढ़ेगी। और तो इसका मतलब एग्जांपल के तौर पर मैं लिख सकता हूं, इन समर स्पीड ऑफ साउंड इज मोर इन कंपैरिजन ऑफ विंटर, इन कंपैरिजन ऑफ। देखो हर चीज कंसेप्ट है और बिना कंसेप्ट के कुछ भी लिंक नहीं है। अगर रटोगे तो फिर नई चीजें सीख पाओगे, तो कंसेप्ट के साथ चीजें अगर लिंक करोगे तो चीजें आप क्लियर कर पाओगे। ठीक है? दूसरा है ह्यूमिडिटी। दूसरा क्या है? ह्यूमिडिटी।
चलो आगे बढ़ते हैं ना। दूसरा, और स्पीड साउंड किस पर डिपेंड करता है? ह्यूमिडिटी पर, आर्द्रता। अब ह्यूमिडिटी पर क्यों करता है बताता हूं। देखो पहले ह्यूमिडिटी का मतलब समझो। ह्यूमिडिटी को बेटा हिंदी में कहते हैं आर्द्रता। अब ह्यूमिडिटी का मतलब क्या है? जैसे मॉइस्चर आ जाए, मतलब मॉइस्चर मतलब पानी आ जाए। अब मान चलो यहां साउंड, आपने देखा होगा बारिश के समय पे आवाज तेजी से सुनाई देती है, क्यों? बताता हूं रीजन क्यों। तो पहले यही, अगला नेक्स्ट। ये ध्यान रखना, ये सारे के सारे सवाल जो बता रहा हूं ये सब के सब एग्जाम में पूछे गए मोस्टली, बेटा ध्यान रखना। तो स्पीड ऑफ साउंड, स्पीड ऑफ साउंड बेटा किस पर डिपेंड कर रहा है? ह्यूमिडिटी को हिंदी में क्या बोलते हैं? आर्द्रता। क्यों करता है वो बताता हूं। ह्यूमिडिटी हिंदी में से बोलते हैं आर्द्रता, सही है? ऐसे ही आएगा ना, ऐसे आएगा ना, आर्द्रता। ठीक, ऊपर भी रहा है दाव पे शायद, मुझे रटा पड़ा है ये। तो आर्द्रता है क्या? ह्यूमिडिटी पहले ये समझते हैं। मान के चलो अगर एक जहां पर पानी आ जाए, नमी आ जाए, नमी का मतलब क्या है? कहते हैं नमी आ गई, मॉइस्चर आ गया, उसी को क्या बोला जाता है? ह्यूमिडिटी कहा जाता है। तो अगर ये यहां पर भी मॉइस्चर नहीं है, अब बेटा सोचो यहां पर मॉइस्चर नहीं है, एकदम क्लियर है, यहां पर मॉइस्चर आ जाए, और मॉइस्चर का मतलब क्या है? पानी आ जाए। क्या आ जाए? पानी। अब ध्यान से सोचो, पानी क्या है? एक ये पानी आ गया, और पानी क्या है? एक मीडियम है, और स्पीड ऑफ साउंड मीडियम में ट्रेवल करती है। तो अगर एयर में मीडियम आ जाएगा तो वो जो साउंड है वो यहां आएगी, अब ये पानी के थ्रू फिर यहां पहुंचेगी, फिर यहां पहुंचेगी, फिर यहां पहुंचेगी, फिर, क्योंकि एयर में, तो एयर में क्या था? अभी हमारे पास कोई मीडियम नहीं था। अगर उसके अंदर मैं मीडियम डाल दूं पानी, तो पानी क्या हेल्प करेगा? मीडियम है। तो अब साउंड किस में ट्रेवल करेगी? मीडियम में, और स्पीड बढ़ जाएगी पहले के मुकाबले। क्या बात समझ रहे हो मेरी बात? तो कहने का मतलब बेटा ये है कि अगर ये वाटर के पार्टिकल्स हैं, दिस इज द पार्टिकल ऑफ वाटर, यानी कण हैं, किसके? पानी के कण हैं बेटा, या मॉलिक्यूल्स बोल दो, मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर बोल दो, या पार्टिकल्स ऑफ वाटर बोल दो बेटा, ठीक है। अब होगा क्या? ये पार्टिकल्स हैं, और इसकी वजह से क्या होता है? ये मीडियम है, और मीडियम की वजह से क्या है? स्पीड ऑफ साउंड इंक्रीज होता है। कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें? तो बेटा ह्यूमिडिटी बढ़ने पर क्या होगा? स्पीड ऑफ साउंड डेफिनेटली। हाँ, मैं बताता हूं विंटर का मतलब क्या है। ऐसा जरूर, फिर फॉग और विंटर में अंतर है, फॉग में और उसमें अंतर है। फॉग एक अलग चीज है, फॉग इज गैस। हां, वाटर आता है, वो फॉग नहीं कहलाता, फिर वो मॉइस्चर कहलाता है, ह्यूमिडिटी कहलाता है। कभी आप फॉग पढ़ेंगे, एक चैप्टर है क्लास 12 में सॉल्यूशन, वहां समझ में आता है कि फॉग इज नॉट द मिक्सचर ऑफ वाटर, वो अलग चीज है। पढ़ते हैं वहां होमोजीनियस मिक्सचर और हेट्रोजीनियस, समांगी और विस्मांगी मिश्रण, वहां ये समझ में आता है कि फॉग होमोजीनियस है कि हेट्रोजीनियस। फॉग एक अलग चीज है। हाँ, आगे बढ़ू। तो ह्यूमिडिटी बढ़ने पर बेटा क्या? स्पीड ऑफ साउंड बढ़ता है। एक नेक्स्ट, बस बाकी का एक सवाल और देख लो, जो कि शायद मैंने आपको कराया था ये लाइट में एक सवाल कराया था मैंने बेटा आपको कि सर ये बताइए कि जो स्पीड है वो साउंड में सबसे ज्यादा मतलब साउंड की जो स्पीड है वो सॉलिड में ज्यादा होती है या गैस में या लिक्विड में? पढ़ाया था ने? कराया होगा। हाँ हाँ, तो मैंने यहां वो लिखा देता हूं, वहां बताया था, कंपैरिजन कराया था, फिर लाइट भी बताई थी। लाइट सबसे ज्यादा गैस में होती है, मतलब वैक्यूम में, पढ़ाया था ने? तो यही मैं बता देता हूं बेटा, जो स्पीड होती है साउंड की, स्पीड ऑफ साउंड सबसे ज्यादा किस में होती है? स्पीड ऑफ साउंड को बेटा मैं v से दर्शा रहा हूं फिलहाल, ठीक है। तो स्पीड ऑफ साउंड सबसे ज्यादा कहां होगी? क्यों? क्योंकि सॉलिड में पार्टिकल्स क्या होते हैं? नजदीक होते हैं, और मीडियम जितना क्लोज होगा उतनी जल्दी साउंड उसकी स्पीड ज्यादा होगी। कोई दिक्कत? ये बात मैंने आपको पढ़ाई थी। लिक्विड में क्या होता है? स्ट्रेच आ जाता है पानी के अंदर, तो डिस्टेंस बढ़ जाती है, लेकिन गैस में तो कहानी खत्म हो जाती है। तो गैस, ये बात मैंने आपको पढ़ाई थी।
अच्छा, फिर एक सवाल और कराया था, शायद सवाल के थ्रू मैंने बताया था। आप मुझे एक बात बताइए, सॉलिड का मतलब लोहा मान लेता हूं, लोहा सॉलिड तो होगा कि लिक्विड होगा? सॉलिड होगा। तो लोहे में साउंड की स्पीड क्या होती है? मैक्सिमम, दैट इज 1532 मीटर पर सेकेंड समथिंग। यस, कल याद होगा आपको, मैंने पढ़ाया था कहां, मैं वीडियो दिखा रहा था आपको अल्ट्रासोनिक वाला, याद है आपको? नहीं याद? नहीं याद है आपको? मैं एक अल्ट्रासोनिक का वीडियो दिखा रहा था, तो किसी ने मुझसे पूछा था कि क्या इसमें सर ये भी डिस्टेंस भी मेजर कर सकते हैं? तब नीचे आपकी क्लिप भी चल रही थी और उसमें भी लिखा हुआ था 1532, और मैंने बोला भी था एयर में कितना होता है, मोस्टली 332। लेकिन मैं बताता हूं किताब में क्या अलग अलग डेटा दे रखा होता है, कहीं किसी में 340 देखोगे आप, कहीं 342 भी देखोगे, 332 भी देखोगे, 330 भी देखोगे, और समथिंग किसी किसी में तो 350 लिखा है। तो इसका मन करता है वैसे लिख देता है, लेकिन आपको भी मैं जो डेटा बता रहा हूं वो याद रखना, 332 मीटर पर सेकेंड एनसीईआरटी का डेटा है। अलग अलग रेफरेंसेस बुक देखोगे, अलग अलग किताबें देखो, अलग रेफरेंस, अलग अलग पब्लिकेशन की, तो उसमें अलग अलग डेटा आपको मिलेगा। तो स्पीड ऑफ साउंड इन एयर कितना होता है? ऑलमोस्ट लगभग 332 मीटर पर सेकेंड होता है। देखो नेक्स्ट लिख देता हूं, स्पीड ऑफ साउंड इन एयर, स्पीड ऑफ साउंड इन एयर। स्पीड ऑफ साउंड को मैंने v से दिखा दिया है ना, कितना होगा? पक्की बात है, आयरन में 5100 मीटर पर सेकंड होता है। एल्यूमिनियम में एल्यूमिनियम तो मेटल है, लेकिन सबसे ज्यादा एक्चुअली आयरन में होता है 5100 मीटर पर सेकेंड। आयरन में सबसे ज्यादा होता है 5100 मीटर पर सेकेंड, ये बात सही है, लेकिन लिक्विड में लगभग 1532 होता है। लेकिन अगर रेफरेंसेस बुक देखोगे आप तो ऑलमोस्ट आपको 1500 मीटर पर सेकेंड लिखा मिलेगा। तो इसमें कंफ्यूजन मत होना, 1500 याद रखना, 1500 मीटर पर सेकेंड, ठीक है? लेकिन अगर अलग रेफरेंसेस बुक देखोगे तो 1532 मीटर पर सेकेंड आपको दिखाई मिलेगा ऑलमोस्ट। ये वेरी करता है, आप इसको कितना डेटा याद रखना, 1500। लेकिन आयरन में 100% 5100 मीटर पर सेकेंड होता है, ठीक है? तो अब आयरन क्या है? सॉलिड है। लेकिन अगर बात करो सर कॉपर भी तो सॉलिड है, सर एल्यूमिनियम भी तो सॉलिड है, लेकिन आयरन के अंदर सबसे ज्यादा होता है मेटल के केस में, और मेटल क्या होता है? सॉलिड होता है। समझ रहे हो मेरी बात? तो आयरन से कम होता है और सब में। आयरन के अंदर सबसे, अब आप इमेजिन करिए एक लोहे का पाइप लेना, और लोहे के पाइप में जैसे करते थे ना पहले कूं, जैसे मम्मी खाना बनानी थी, फूकनी जो होती थी, आपको अगर याद हो फूकनी होती थी, उसमें कूं कूं करते थे। हाँ, तो उसमें बहुत तेजी से आवाज सुनाई देती है, जैसे किसी कान पे लगा दिया, मैंने बहुत किया है, ये कान पे लगा दिया और इधर से बोल, तो आवाज कितनी तेज सुनाई देती है? नहीं देती? बहुत किया ही नहीं किसी ने, कहां से हो? तो आपने देखा होगा, क्योंकि वो लोहा ही तो होता है, आयरन की तो होती है वो। वैसे देख रहा है, पता ही नहीं है कुछ, जैसे जैसे चंद्रमा से आया है, यहां का है ही नहीं है। क्यों भाई? ऐसे लग रहा है जैसे कुछ अलग बोल दिया हूं मैं। ये डेटा आप दिमाग में रखना। हालांकि ये डेटा कुछ खास काम का है नहीं, क्योंकि जब सवाल में दे रखा आता है तो ये वैसे ये वाला सवाल तो पूछा गया, इसके अलावा कोई नहीं पूछा गया। ये वाला तो PYQ है, ये कभी नहीं पूछे गए, बस ऐसे ही बता दिया, ठीक है? कोई दिक्कत? दूसरी बात, हाँ, गैस में तो ऑलरेडी वैसे ही मॉलिक्यूल्स बहुत दूर रहते हैं, और क्या गैस का टेम्परेचर आप बढ़ा सकते हो? आग नहीं लग जाएगी? मैं बताता हूं, सुन खड़े रहना, मैं बताता हूं। होता क्या है कि देखो, समझना ध्यान से, हर चीज को कहीं मत लिंक किया करो, बात को कंडीशन को समझना। आप जो गैस होती है ना और सॉलिड, दोनों से कंपेयर करो। सॉलिड में जो पार्टिकल्स होते हैं बहुत क्लोज होते हैं, और लिक्विड के अंदर भी तो पार्टिकल आपको क्लोज ही दिखते हैं, लेकिन उसमें एक प्रॉब्लम है,
उसमें इलास्टिसिटी होती है, और जो बात मैं आपको समझाया नहीं हूं, फिर वो नेक्स्ट लेवल की बात हो जाएगी। आपको पता है इलास्टिसिटी पर भी साउंड डिपेंड करता है बहुत। अभी तो ये समझो हलवा ऐसे ऊपर से चल रहा है एनडी लाइक। बहुत इंपॉर्टेंट बात, जिस मीडियम के अंदर इलास्टिसिटी होगी साउंड वहां प्रोड्यूस होता है। लेकिन साउंड में डिस्टेंस, इसका मतलब है कि सॉरी लोहे में मतलब मेटल में मतलब सॉलिड में, इसका मतलब हुआ कि जो सॉलिड होगा उसमें इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और गैस के अंदर अगर आप वहां टेम्परेचर दोगे तो क्या होगा, बॉन्ड जल्दी ब्रेक हो जाएगा। ऐसा समझ में, इसलिए गैस का जिक्र नहीं करते। और यहां पर दोगे, यहां पर क्या लगेगा, टाइम ज्यादा लगेगा, इसलिए यहां पर साउंड ज्यादा आता है। कई केसेस हैं जो हमने प्रेशर ऑफ द मीडियम नहीं पढ़ा, इलास्टिसिटी ऑफ द मीडियम नहीं पढ़ा, वो पढ़ाने लग जाऊं तो 8 दिन में खत्म करूंगा साउंड को। बट ये यूपीएससी एनडी का इतना ही सिलेबस है। आगे बढ़े, ठीक है। टोन वगैरह हमें और कुछ नहीं पढ़ना, ना टिम्बर पढ़ना, ये पढ़ना था बस। और कोई दिक्कत, कोई दिक्कत? अब आपको एक चीज और बताता हूं, कंफ्यूज मत होना। न्यूटन्स का भी फॉर्मूला है साउंड के अंदर, लाप्लास लॉ भी है, आपको कुछ नहीं पढ़ना इनमें से, ठीक है। आपके लिए जरूरी आपके सिलेबस का पार्ट मैं पढ़ा दूं, मेरे कोई मतलब का नहीं है। आपके जो सिलेबस में वो इतना है। आपके सिलेबस में यहां से क्या क्वेश्चन बनता है बता दूं, आपके सिलेबस में यहां से साउंड में कंसेप्चुअल क्वेश्चन बनता है सिर्फ, न्यूमेरिकल, और जितना भी वो वाला सेक्शन है वो न्यूमेरिकल सेक्शन है। कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को? तो याद रखना कंसेप्चुअल क्वेश्चन बनेगा, आप इसको कवर कर लोगे। कोई दिक्कत, कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, फिर मैं आगे बढ़ रहा हूं। हाँ नहीं, वो अलग केस है, फिर वो लाप्लास लॉ से समझ में आता है। में लास्ट ईयर कराया था। अभी नहीं, बाद में मिल जाए तो बाद में दिखा देना, कोई दिक्कत नहीं है, कल तक दिखा देना, टेंशन फ्री है। चलो नेक्स्ट, और कुछ बात है अभी मुझे बतानी है आपको, वो देखो क्या है। मैंने आपको वेवलेंथ वगैरह जिक्र नहीं किया, अभी क्या होता है ना, वो सब देख लो, छोटी छोटी टर्म देख लो क्या होता है। देखो आपको मैंने पढ़ाया था, एम्पलीट्यूड पता ही है आपको क्या होता है। साइकिल कहां से स्टार्ट होती है आपको पता है, जहां से स्टार्ट होती है मीन पोजीशन कहते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, माध्य स्थिति। अब देखो आपको पता है ये क्या कहलाता है, क्रेस्ट, और ये वाला क्या कहलाता है, ट्रो, यानी गर्त, श्रृंग ऊपर वाला और नीचे वाला गर्त। ये बात भी मैं बता चुका हूं। होता क्या है बेटा कि देखो ये रहा श्रृंग, श्रृंग से श्रृंग के बीच की दूरी लगातार, सक्सेसिव डिस्टेंस बिटवीन क्रेस्ट टू क्रेस्ट, यानी श्रृंग से श्रृंग, सक्सेसिव वर्ड का मतलब क्या है, लगातार। तो लगातार श्रृंग से श्रृंग के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, वेवलेंथ। या फिर गर्त से गर्त के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, वेवलेंथ। या फिर साइकिल अगर कंप्लीट हो जाए तो उसे भी क्या बोलते हैं, वेवलेंथ। एक साइकिल कैसे कंप्लीट होती है वो देख लो, ये एक साइकिल है, क्या है बेटा, ये एक साइकिल, यानी एक साइकिल का मतलब ये हुआ जिसमें एक क्रेस्ट और एक ट्रो। कोई दिक्कत, एक क्रेस्ट और एक ट्रो, अप एंड डाउन, यानी अप एंड डाउन, ये हुआ आपका एक साइकिल। अब इसके बाद ये क्या हो जाएगा, नेक्स्ट साइकिल। अब कितनी साइकिल हो गई, 2। इसके बाद ये नेक्स्ट साइकिल। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। और फ्रीक्वेंसी क्या होता है, तो वेवलेंथ में तो कोई दिक्कत नहीं है। वेवलेंथ क्या होता है बेटा, डिस्टेंस ही तो हुआ, और डिस्टेंस की यूनिट कैसे होती है, मीटर। तो यूपीएससी एनडी ने लास्ट बार एक सवाल पूछा था, किसी ने मुझे भेजा है और सवाल भी था, क्या सवाल था वो, सर डिस्टेंस ऑफ एम्पलीट्यूड या एम्पलीट्यूड इज मेजर, ऐसे कुछ था, मैं देखता हूं एक मिनट, ऐसे कुछ सवाल था वो। और उसमें बहुत लोगों ने पता है सॉल्यूशन भी उसका एक्चुअली गलत कराया था। मैं आपको बताता हूं, सवाल था कि द एम्पलीट्यूड ऑफ साउंड वेव इन मेजर्ड इन द यूनिट ऑफ, सवाल है कि द एम्पलीट्यूड, लास्ट ईयर का सवाल है, लास्ट ईयर से लास्ट ईयर का, सॉरी लास्ट ईयर का नहीं, लास्ट ईयर से लास्ट ईयर का, एनडी 1 2023 से पहले का ऐसा है सवाल, एनडी सेकंड 2022 का सवाल है। सवाल बोल रहा है कि द एम्पलीट्यूड ऑफ साउंड, ध्वनि का आयाम, इज मेजर्ड इन द यूनिट ऑफ, ऑप्शन प्रेशर, डिस्टेंस,
टाइम और स्पीड बताओ, एम्पलीट्यूड है क्या? मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, और किस में मापा जाएगा? मीटर में ही तो मापा जाएगा। तो बेसिकली आंसर क्या होगा? डिस्टेंस। इसका आंसर क्या होगा? बी। इसका बी मतलब डेंस डिस्टेंस। कोई दिक्कत? ये सवाल था। हाँ, बहुत लोग इसका आंसर प्रेशर दे रहे थे, हर जगह आपको प्रेशर मिलेगा, समझ में नहीं आता कैसे देते हैं। इसका आंसर क्या समझ रहे हो ना? वही एम्पलीट्यूड। तो बोलो कोई दिक्कत? तो लिखने की जरूरत तो नहीं है वेवलेंथ क्या है, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब फ्रीक्वेंसी क्या होता है देखो, अब पहले समझेंगे फ्रीक्वेंसी से पहले समझेंगे टाइम पीरियड, आवर्तकाल। टाइम पीरियड किसे कहते हैं? एक पूरा चक्कर लगाना, टाइम पीरियड यानी आवर्तकाल। क्या बताया था? अब देखो, एक साइकिल हो गई आपकी, एक साइकिल हो गई कि नहीं होगी? एक साइकिल को कंप्लीट करने में जो टाइम लगा है उसे क्या कहते हैं? टाइम पीरियड। कोई दिक्कत? तो टू कवर वन साइकिल, तो एक साइकिल को कवर करने में बेटा जो टाइम लगा है, ये एक साइकिल हो गई ना, तो एक साइकिल को कवर करने में जितना टाइम लगा है उसे क्या कहते हैं? टाइम पीरियड। और फ्रीक्वेंसी क्या होता है? टाइम पीरियड का इनवर्स, यानी फॉर्मूला ये होता है फ्रीक्वेंसी का 1/t, यही तो होता है। इसका मतलब क्या है? नंबर ऑफ साइकिल पर सेकेंड। समझ रहे हो मेरी बात? नंबर ऑफ साइकिल पर सेकेंड, ये भी मानते हैं। तो होता क्या? टाइम पीरियड की यूनिट क्या है? सेकेंड ही तो होती है। टाइम पीरियड मतलब टाइम ही तो हो गया, और तो इसलिए फ्रीक्वेंसी की यूनिट क्या हो जाती है? सेकेंड इनवर्स भी हो जाती है। और बेटा क्या बोलते हैं? हर्ज, हर्ट, HZ इसको बोलते हैं। ठीक है, बोलो कोई दिक्कत है? छोटी छोटी बातों में कोई प्रॉब्लम? ठीक है। दूसरी बात, ये तो आई थिंक इसका कुछ नहीं, बस। अब लगाओ नेक्स्ट चीज, ग्राफ। पहले मेरी बात सुनने से पहले, मतलब पहले मेरी बात को ध्यान से सुन लेना। ऐसा कोई साल नहीं गया जब यूपीएससी एनडीए ग्राफ ना पूछे, बस 2-3 साल छोड़ के। मतलब यूपीएससी ने जब से एनडीए लेना स्टार्ट किया है तब से सिर्फ 2-3 साल को छोड़ दो, हर साल एक ग्राफ आया है। अब आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट है ग्राफ। लगा पा रहे हैं अंदाजा? 2-3 साल छोड़ दो, हर साल आपको एक ग्राफ का सवाल मिलेगा। अब ग्राफ को रटते होंगे आप, ऐसे जा रहा है तो बढ़ रहा है, ऐसे जा रहा है तो घट रहा है, ऐसे जा रहा है तो कांस्टेंट है, ऐसे करके रटते थे कि नहीं? ऐसे रटते हो ना कि ऐसे जा रहा है तो बढ़ रहा है, ऐसे दिख रहा है, और ऊपर से नीचे आ रहा है तो घट रहा है। ये सब रटने वाली बात है, इनके कोई लॉजिक? मैं आपको ग्राफ पूरे लॉजिक के साथ सिखाऊंगा अभी, ठीक है? अब खत्म नहीं होगा तो शाम को 7 बजे वाली क्लास में मैं इसे क्या कर दूंगा? फिनिश। ध्यान से सुनना, अगर किसी को कहीं डाउट आए तो तुरंत पूछना। आज की क्लास में तुरंत ग्राफ क्लियर हो जाएगा, क्योंकि तुरंत ही मैं क्या लगवाऊंगा आपको? जो पहले सवाल पूछे हैं एनडीए ने, और आपसे सॉल्व करवाऊंगा वो क्लास में, और आप ही उसका आंसर दोगे। इसलिए आपका फोकस ग्राफ पर होना जरूरी है, और इसलिए मैंने ग्राफ अभी तक पढ़ाया नहीं था। ठीक है, तो हेडिंग लगाओ ग्राफ। ये साउंड का कौन सा लेक्चर था ये? मैं इसकी पीडीएफ आपको अलग सेव कर देता हूं, है ना? थर्ड था? तीसरा ना? तीसरा। हाँ भाई, एडमिट कार्ड तो आ गए। पता लग गया सेंटर कहाँ का है? दुबई किसका है? दुबई तो नहीं चला गया किसी का? कुछ पता नहीं है? तुम्हारा कोई भरोसा नहीं है? हाँ,
चलो, ग्राफ। पहला सवाल, ग्राफ कहते किसे हैं? ग्राफ होता क्या है? अब ग्राफ की हिंदी मत पूछना कि हिंदी में क्या कहते हैं। ग्राफ को हिंदी में जिराफ कहते हैं। ये रहा ग्राफ। ग्राफ है क्या? कुछ नहीं, सबसे आसान काम, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच में कोई फिगर ड्रॉ कर दो, हो गया ग्राफ। कुछ भी जो मन आए वो। यानी ये रहा एक्स एक्सिस और ये रहा, इन दोनों के बीच में तुम्हारा मन करे जैसा, सब जैसे तुम्हारा मन करे, जैसे तुम्हारा मन करे वैसा कोई भी फिगर, जैसे मन करे। समझ में आ रहा है? तो जैसे तुम्हारा मन करे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच में कैसा भी फिगर ड्रॉ कर दो, उसे क्या कहते हैं? कोई दिक्कत? ठीक है, जैसे मन आया आपका वैसा फिगर ड्रॉ कर दो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच में, वही क्या कहलाएगा? ग्राफ। कोई दिक्कत? आगे बढ़ते हैं। ग्राफ होते कितने प्रकार के हैं? ठीक है, ग्राफ है क्या ये पता लग गया। दूसरी बात, एक और चीज बात बता दूं। ग्राफ ये तो पता लगा, ये कहते किसे हैं? एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच में कैसा भी फिगर ड्रॉ कर दो उसे क्या कहा जाता है? ग्राफ। लेकिन ग्राफ कभी भी किसी पार्टिकल का पाथ नहीं बताते हैं। ग्राफ कभी भी किसी पार्टिकल का पाथ नहीं बताते हैं कि ये पार्टिकल इस डायरेक्शन में जाएगा। ग्राफ तो शो करता है पाथ। बताता हूं थोड़ा सा, जैसे 1D मोशन स्ट्रेट लाइन पढ़ लिया आपने, तो एक्चुअली ग्राफ जो है ना वो 1 डायमेंशन के लिए ड्रॉ किए जाते हैं। 2 डायमेंशन के लिए ड्रॉ, वो आगे अभी बताऊंगा थोड़ी देर में जब एक्सप्लेन करूंगा कुछ चीजें। तो ग्राफ कभी भी 2D के लिए ड्रॉ नहीं होते, कभी 3D के लिए ड्रॉ नहीं होते। किसके लिए होता है? 1D के लिए। पहले बात बस इतना दिमाग में रखना, ठीक है। दूसरी बात, ग्राफ जो हमें पढ़ने हैं अपने सिलेबस में, कितने टाइप के पढ़ने हैं? तो पहला टाइप्स ऑफ ग्राफ, पहला हमें ग्राफ पढ़ना है बेटा डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन और समय ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। बेटा दूसरा हमें पढ़ना है वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वेग और समय का ग्राफ। दूसरा हमें पढ़ना है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। और तीसरा बेटा हमें क्या पढ़ना है? एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ यानी त्वरण और समय का ग्राफ। कितने लोग हैं जिनको ग्राफ आते हैं? कितने लोग हैं ऐसे आते हैं ग्राफ? ठीक, तुमसे शुरुआत करने वाला हूं। चलो, ग्राफ को सीखने के लिए आपके पास 2 चीजें होनी चाहिए। कितनी चीजें? 2। पहला तो ग्राफ का स्लोप आपको पता होना चाहिए और दूसरा उसका एरिया अंडर द कर्व, यानी उसके एरिया, उसके कर्व का, उसके वक्र का क्षेत्रफल क्या है, ये आपको पता होना चाहिए। तो ग्राफ के लिए हमेशा 2 ही बातें आपको पता होनी चाहिए और कुछ नहीं। क्या? एक तो क्या, और स्लोप को बेटा हिंदी में ढाल या ढलान कहते हैं, और हाँ प्रवणता भी कहते हैं। स्ट्रेट लाइन में पढ़ते होगे आप लोग, ठीक है। या फिर इसको एरिया अंडर द कर्व आपको पता होना चाहिए। एरिया अंडर द कर्व, इस बात का मतलब वक्र का क्षेत्रफल। कर्व माने वक्र, कर्व माने क्या है? वक्र। ये 2 चीज आपको पता होनी चाहिए। पहली चीज क्या है? तो पहले समझेंगे स्लोप है क्या, और उसके बाद ये एरिया अंडर द कर्व क्या है। तो स्लोप कहते किसे, पहले वो देखते हैं। तो सबसे पहली हेडिंग क्या है? स्लोप। चलो, स्लोप। मान लेता हूं मेरे पास सिंपल अभी के लिए एक कोई फिगर है, एक्स एक्सिस ये है और वाई एक्सिस, और मैंने अभी ऐसे ही नॉर्मली मान लेते हैं कोई फिगर ड्रॉ कर दिया एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच में। तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच में जो फिगर ड्रॉ किया वही हमारा क्या है? ग्राफ। तो ऐसा कोई फिगर ड्रॉ कर दिया मैंने, ठीक है। ये भाग रहा है क्या टेढ़ा? सही तो, ये ऐसे कोई फिगर ड्रॉ कर दिया मैंने एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच में, ठीक है। स्लोप है क्या? पहले देखो, स्लोप का मतलब है कि एक्स एक्स और वाई एक्सिस के बीच में
जो भी लाइन तुमने डाली है या जो भी तुमने कुछ भी कर्व डाला है वो एक्स एक्सिस से कितने एंगल पर झुका हुआ है? बोलो हाँ के ना। दोबारा से रिपीट करता हूं, है क्या स्लोप? कोई भी लाइन, कोई भी कर्व, कुछ भी तुमने एक्स एक्स और वाई एक्सिस के बीच में जो ड्रॉ किया है, कुछ भी कोई भी फिगर एक्स, कुछ भी यार ऐसा हो, जैसा मन करे वैसा कोई फिगर हो, वो एक्स एक्सिस से, और एक्स एक्सिस पता है कौन सी? पॉजिटिव एक्स एक्सिस। कौन सी? यानी पॉजिटिव एक्स एक्सिस से कितने एंगल पर झुका हुआ है, ये कहलाता है स्लोप, यानी ढाल या ढलान। यानी ये आप देखेंगे ये लाइन जो है कितने एंगल पर झुकी हुई है, मान लेता हूं थीटा। कितने एंगल पर झुकी है? थीटा। बेसिकली स्लोप है क्या? स्लोप का मतलब हुआ, अगर फॉर्मूले की बात करूं, मीनिंग तो समझ में आ गया क्या है? स्लोप का फॉर्मूला हम पढ़ते हैं y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस, मैं लेकिन सीधी सी बात कर दूं, मैं तो पढ़ नहीं रहे, सीधा सा y अपॉन क्या लिख दूं मैं? x। हालांकि प्रॉपर तरीके से सही नहीं है, लेकिन हमारा काम इससे दौड़ेगा बढ़िया से, तो y अपॉन x लिख दिया। बोलो हाँ के ना। अगर मैं यहां से अगर tan थीटा और निकालना चाहूं, अगर tan थीटा निकालूंगा तो बेटा वो भी क्या निकल के आएगा? y अपॉन x। इसलिए हम कहते हैं स्लोप हमेशा किसके बराबर होता है? tan थीटा के बराबर होता है। बोलो कोई दिक्कत? तो स्लोप बेटा हमेशा किसके बराबर होगा? स्लोप हमेशा किसके बराबर होगा? पहली बात दिमाग में रखना, स्लोप किसके बराबर होगा? इस दिमाग को मैं सेट कर लीजिए। और थीटा क्या है? एंगल। कहां से मापा जाएगा? अगर ग्राफ सीखना है तो ये बात अपने दिमाग में सेट कर लीजिए। अगर ग्राफ आपको सीखना है तो अपने दिमाग में एक बात सेट कर लीजिए कि हमेशा एंगल कहां से मापा जाएगा? पॉजिटिव एक्स एक्सिस से। पॉजिटिव एक्स एक्सिस से। तो थीटा, ध्यान रखना, नेगेटिव एक्स एक्सिस से नहीं। तो थीटा कहां से मापा जाएगा? मेजर फ्रॉम पॉजिटिव एक्स अक्ष। मेजर फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सिस, एक्स अक्ष से मापा जाएगा। बोलो हाँ के ना। कोई दिक्कत, कोई समस्या? दिमाग में रखना, थीटा कहां से मापा जाएगा, ये दिमाग में सेट कर लीजिए। बार बार बोल रहा हूं आपसे, फिर चूंकि एंगल का ही खेल है पूरे ग्राफ में, ये थीटा का ही खेल है और कुछ नहीं। थीटा तो ध्यान रखना कहां से मापा जाएगा? पॉजिटिव एक्स एक्सिस। बोलो कोई दिक्कत? ये हो गया स्लोप। बस अब आप यहां एक चीज देखिए, अगर मान लो मैंने कहा कि मेरा स्लोप बढ़ रहा है, तो अगर मैंने कहा थीटा बढ़ रहा है, मान लो क्या बोला? थीटा बढ़ रहा है, तो स्लोप भी। मैंने कहा थीटा घट रहा है तो स्लोप भी। मैंने कहा थीटा कांस्टेंट है तो स्लोप भी। कोई प्रॉब्लम? इसका मतलब थीटा किस पर डिपेंड करेगा या स्लोप किस पर डिपेंड करेगा? बात करता हूं। बोलो कोई प्रॉब्लम? इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं आपके सामने ग्राफ रिप्रेजेंट करूं, जैसे ये मान लेता हूं y एक्सिस में डिस्प्लेसमेंट है, क्या है बेटा? और x एक्सिस में क्या है? टाइम। और यहां मान लेता हूं ये वेलोसिटी है, y एक्सिस में वेग, और बेटा ये क्या है x एक्सिस में? ठीक। अब बताइए ये जो थीटा वो हमेशा कहां से मापा जाएगा? ठीक। इसका मतलब यहां पर जो स्लोप होगा वो किसके बराबर होगा? tan थीटा के बराबर। और tan थीटा क्या होगा? y अपॉन एक्स, यानी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। और डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या होता है? वेग यानी वेलोसिटी। इसका मतलब मेरे भाई आपको इतना समझ में आ गया कि सर डिस्प्लेसमेंट टाइम का जो स्लोप है वो किसके बराबर होगा? यानी डिस्प्लेसमेंट और टाइम का स्लोप किसके बराबर होगा? दिमाग में सेट कर लीजिए। क्लियर? सेम कहानी यहां, अगर बेटा यहां पर मैं स्लोप निकालूं इस दूसरे वाले फिगर में, तो बेसिकली स्लोप किसके बराबर? tan थीटा y अपॉन एक्स, दैट मींस वेलोसिटी अपॉन टाइम। और वेलोसिटी अपॉन टाइम किसके बराबर? एक्सेलरेशन के बराबर। इट मींस कि सर जो वेलोसिटी और टाइम है
उसका जो स्लोप है वो किसके बराबर? कोई प्रॉब्लम? अब सिंपल सा कंसेप्ट है, अगर डिस्प्लेसमेंट टाइम का स्लोप वेलोसिटी है और यहां पर वेलोसिटी और टाइम का स्लोप क्या है? एक्सीलरेशन है। इस बात का मतलब हुआ कि अगर ये थीटा बढ़ा तो स्लोप बढ़ा, स्लोप बढ़ा तो एक्सीलरेशन बढ़ा। अगर ये थीटा बढ़ा तो स्लोप बढ़ा तो वेलोसिटी बढ़ा, थीटा घटा तो स्लोप घटा तो वेलोसिटी घटा, थीटा कांस्टेंट स्लोप कांस्टेंट तो वेलोसिटी, स्लोप जीरो तो थीटा जीरो तो वेलोसिटी, कहानी खत्म। अब आप सोचिए, आपका जो ग्राफ है वो किस पर डिपेंड कर रहा है? सीधा स्लोप पर और थीटा पर। थीटा तुम जैसे जैसे थीटा को घटाओगे बढ़ाओगे वैसे वैसे स्लोप घटता जाएगा, है ना। थीटा के इशारे पर नाचेगा कौन? स्लोप। इसलिए थीटा निकालना हमारे लिए बहुत जरूरी है, इंपॉर्टेंट है। और थीटा में सबसे पहली बात आपके दिमाग में क्या होनी चाहिए? कहां से मापा जाएगा? बार बार बोल रहा हूं ये बात, भूल मत जाना। कहां से? बस थीटा निकाल लिया, सॉल्यूशन क्लियर। बस थीटा निकाल लिया, सॉल्यूशन तुम्हारा क्लियर है। बोलो यहां तक कोई दिक्कत, कोई समस्या? तो ये तो हुआ बेटा स्लोप की कहानी। आगे बात करते हैं थोड़े से एरिया अंडर द कर्व की कहानी पर। ये एरिया अंडर द कर्व का कंसेप्ट क्या है? कुछ नहीं, हालांकि एक्सप्लेन करने के लिए इसमें बहुत कुछ है मैथमेटिक्स में, लेकिन मैं बात करूंगा उतनी जितना हमारे ग्राफ के कंसेप्ट के लिए जरूरी है। यूपीएससी एनडी ने 2013 के सेकंड में सवाल पूछा है यहां से, और वो सवाल न्यूमेरिकल फॉर्म में उसने दिया, इसलिए मैं एरिया बता देता हूं आपको। सवाल क्या था बेटा, मतलब कंसेप्ट क्या कहता है, एरिया निकाला कैसे जाता है? मान लेते हैं ये एक्स एक्सिस और बेटा ये क्या है, और एक्स एक्स और वाई एक्सिस के बीच में कोई कर्व है इस तरीके से, और आपको इस कर्व का पूरे का क्या निकालना है? एरिया निकालना है, जिसको मैंने ड्रॉ किया इसका क्या निकालना है? एरिया। तो आपको सर ने डिफरेंशिएशन पढ़ाया होगा, इंटीग्रेशन पढ़ाया होगा, क्या बताया था सर ने? सिखाया था कुछ, कैसे डिफरेंशिएशन कैलकुलेट किया जाता है, कैसे इंटीग्रेशन कैलकुलेट किया जाता है। जब इंटीग्रेशन कैलकुलेट करते हैं तो उसकी छोटी छोटी स्टेप, यानी सर ने पढ़ाया होगा आपको कि ये अगर x है तो इसका dx ये वाला पार्ट, इसका dx ये वाला पार्ट, इसका dx ये वाला पार्ट, इसका dx मिलके इंटीग्रेशन बनता है। पढ़ाया होगा? कोई बात नहीं, टाइम नहीं है ना इस बार शायद, कोई नहीं। तो मैं वही बात कर रहा था, जो एरिया है, अगर आप एरिया कैसे निकालोगे, मैं सीधा पॉइंट पे पहुंच रहा हूं, ये सब ये वाला पार्ट नहीं समझा रहा, सीधा काम की बात पर आ रहा हूं जिससे हमारा क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो एरिया बेसिकली जो होगा वो हमेशा एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का मल्टीप्लाई कर दो, आपका क्या निकल आएगा? इस वाले पार्ट का एरिया निकल आएगा। बोलो हाँ के ना? कोई दिक्कत, कोई समस्या? कोई दिक्कत तो नहीं है? जैसे अगर मैंने आपसे कहा, एक सवाल दिया आपको कि बेटा एक सवाल ये है मेरे पास, ये वाई एक्सिस में वेलोसिटी है और ये क्या है? टाइम है, और इस पार्ट का एरिया निकालना है, बताओ किसके बराबर आएगा? डिस्प्लेसमेंट के बराबर। वेलोसिटी इनटू टाइम क्या हो जाएगा? तो यानी इसका जो एरिया है वो किसके बराबर आएगा? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? एक्सेलरेशन इनटू टाइम का एरिया किसके बराबर आएगा? और कुछ नहीं। कोई दिक्कत यहां पे? कोई प्रॉब्लम? ये छोटी सी बात थी कर्व के बारे में, क्लियर? नेक्स्ट, अब सीधा पॉइंट पर चलते हैं, जिससे ग्राफ को मैं आपको सिखाऊंगा। ये मैं सुबह आप लोगों को सिखाने के लिए मैंने पेंट से बनाया था खुद ही। जब हम पेंट से बन जाता है, ये सब खुद बनाया था। पेंट नहीं चलाते थे आप जब कंप्यूटर में 5th क्लास में थे? सीबीएसई में कौन था वो चलाया होगा। जब हमें कुछ तो आता नहीं था 5th 6th में, तो कंप्यूटर लैब में ले जाते थे, तो हम पेंट से लगे रहते थे, कुछ भी गधा घोड़ा कुछ भी ऐसे बनाते रहते थे जो बनाता था। तो ये मैंने ये सारा कुछ आपके लिए पेंट से बनाया ताकि मैं विजुलाइज करके बढ़िया से समझा सकूं। चलो, हाँ पेंट क्या, पुट्टी लेके गया था दीवार पे कर रहा था, ये सोच रहा है क्या? पेंट का मतलब सोच रहा है कि दीवार पे पुट्टी करने गया था मैं। यार अजीब, ये कौन सा पेंट है? ये वही पेंट है, हाँ सही कह रहा है। क्या आता है वो? एशियन का आता है ना, हाँ वही लगा, वही से सफेद कर दिया फिर काला कर दिया, हो गया, लाइन खींच दी।
पेंट नहीं आता? कोई बात नहीं, अरे वो लैपटॉप या सिस्टम चलाता होगा, उसे पता होगा पेंट होता तो है यार, ड्रॉ करने के लिए वो सब उसी से बना। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, नई चीज है आपके लिए, ऐसे लग रहा है जैसे 1989 में जी रहा है। कोई बात नहीं, ये आपके पास है कोई कर्व है, बस सॉरी ग्राफ है, एक्स एक्स वाई एक्सिस कोई भी फिगर ड्रॉ कर दो, वो क्या हो जाता है हमारे लिए। अब मैं आपको जो बताने वाला हूं, ये अब तक तो आपने बेसिक सीखा कि ग्राफ को सीखने के लिए क्या चाहिए था। विश्वास करिए आपको दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी ग्राफ, लेकिन दिमाग आपका यहां होना चाहिए, सपने में नहीं खो रहे हो, ये ध्यान रखना, यहां दिमाग होना चाहिए। और ये ग्राफ आपने सीख लिया तो 98% आप प्रॉब्लम ऐसे सॉल्व कर दोगे, क्योंकि इसी इकलौते ग्राफ के लिए एक्चुअली जेई की प्रॉब्लम है जो मैं सिखा रहा हूं अब आपको, और इसी प्रॉब्लम से पूरे ग्राफ आपको सिखा दूंगा। इसी एक प्रॉब्लम से जो जो कंडीशन ग्राफ में यूज होगी वो इसी एक ग्राफ में सब बता दूंगा मैं, सब कुछ सब कुछ। इसलिए आपका फोकस बोर्ड पर होना बहुत जरूरी है, अगर ये मिस कर दिया तो पता नहीं सब कुछ मिस कर दिया। ये वाई एक्सिस है, दिस इज व्हाट वाई एक्सिस, और दिस इज व्हाट एक्स एक्सिस। ठीक, अब इस फिगर में मैं कोई 3 पॉइंट मान लेता हूं। एक तो इस डायरेक्शन में मान लेता हूं कोई ए पॉइंट, ये हो गया, और एक टॉप पर क्या हो गया ये बी पॉइंट, और एक इधर कहीं यहां मान लेता हूं इस लाइन में। मानने को तो आप बहुत सारे पॉइंट मान सकते हो, लेकिन इन्हीं 3 कंडीशन पर ही तो पॉइंट मान सकते हो, इस कर्व में इधर से उधर से और टॉप पर। ठीक है, मैं 3 कोई पॉइंट अज्यूम कर लिया। अगर मैं आपसे पूछूं बताइए ए पर स्लोप क्या होगा, बी पर स्लोप और सी पर स्लोप क्या होगा। तो स्लोप बताने के लिए आपको हमेशा एक टेंजेंट ड्रॉ करनी पड़ेगी। टेंजेंट आपने सर्कल में पढ़ी होगी, टेंजेंट हमेशा कहां से ड्रॉ की जाती है, बाहर से, बाहर की तरफ से हिंदी में स्पर्श रेखा कहा जाता है। टेंजेंट माने स्पर्श रेखा, और ये कहां से खींची जाती है, अंदर से नहीं, कहां से, बाहर से। तो अगर किसी पॉइंट पर, ध्यान से एक बात को सुनते जाना, अगर आंखों से दिखाई नहीं दे रहा, कानों से सुनाई नहीं दे रहा, तो नोट कर लेना कि अगर कभी भी किसी पॉइंट पर आपको स्लोप निकालना है तो आपको क्या ड्रॉ करना पड़ेगा, टेंजेंट। टेंजेंट माने स्पर्श रेखा। अगर आपने टेंजेंट, बिना टेंजेंट के कभी भी आप स्लोप बता नहीं सकते। बोलो कोई दिक्कत बेटा? तो अगर मुझे इस ए पॉइंट पर स्लोप ड्रॉ करना है तो कैसे ड्रॉ करूंगा, मैं कैसे करूंगा, बाहर की तरफ से। हालांकि जो मैंने पेंट से बनाया थोड़ा स्ट्रेट सा बन गया है, हाँ थोड़ा सा ऐसे करके होता है, ये ऐसे करके होता, बताता हूं, ऐसे करके। तो इस पॉइंट पर स्लोप ऐसे हो जाता है ड्रॉ, समझ रहे हो मेरी बात? बट कोई ना, मैं इसी पे काम कर दूंगा। मैं इसी से आपको समझा दूंगा। ऐसे मान लो ये क्या हो गया, इसके लिए वो बन नहीं पाएगा, क्योंकि वो मतलब वो ऐसे बन नहीं पाया मुझसे। वो आप, मैं दूसरा कलर यूज कर लेता हूं, आप तब समझ पाओगे। बाहर से ड्रॉ करेंगे आप, और मान लेता हूं इस पर टेंजेंट ऐसे ही ड्रॉ किया जाएगा, जैसे मैं थोड़ा समझा दूंगा आपको। एक्चुअली जो कर्व होता है ना, वो कुछ ऐसा होता, समझो इस बात को, ऐसा कुछ होता, ऐसा कुछ। अगर इस पॉइंट पर ड्रॉ करना है तो आप देख सकते हैं ना आराम से, ऐसे करके। तो ये एक्चुअली इस यहां से मैं खींच रहा हूं ना, ये यहीं पर स्ट्रेट है ऑलरेडी, इसलिए बात गड़बड़ हो रही है। तो लेकिन समझ जाना मेरी बात, समझ जाओगे ना, भावना है, भावना का ही तो खेल है सब। एक काम करते हैं, कोई ना, मैं आपको ना यहां सिखाता, इस पर सिखाता हूं, शायद इधर काम बन जाए। मैं मान लेता हूं ये कोई पॉइंट है, यहां काम बन जाएगा क्योंकि यहां पर कर्व है। ठीक है, अब आपको फील आ जाएगा थोड़ा सा, क्योंकि यहां कर्व बना हुआ है ना, एक्चुअली वो यहां से कर्व आता है, यहां स्ट्रेट लाइन सा टाइप का बन गया। कोई दिक्कत नहीं है, मैंने पॉइंट को कहां मान लिया, यहां मान लिया, ये पॉइंट को यहां। तो यहां पर मैंने क्या ड्रॉ कर दिया, टेंजेंट। और यहां पर टेंजेंट कैसे ड्रॉ होगा, बाहर से ऐसे तो ड्रॉ होगा, ये हो गया टेंजेंट। ठीक है, ये बी पॉइंट पर टेंजेंट ऐसे ड्रॉ होगा, कोई दिक्कत? अगर इस पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ करना है तो सेम कहानी, वही सेम कहानी यहां आएगी। मतलब एक्चुअली ये कर्व थोड़ा ऐसे करके होता, समझ रहे हो ना मेरी बात? कोई बात नहीं, काम चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं।
इस टाइप का बनता है ये, मतलब ये एक्चुअली घुमावदार ऐसे करके होता। चाहो तो मैं इसका जुगाड़ बना सकता हूं, रुको, कोई बात नहीं, रुको 1 मिनट। ना ना ना, 1 मिनट। एक मिनट, एक मिनट बस, जब समझाना ही है तो इसको मैं ऐसे कर देता हूं। ठीक है, मैं अपने आप से ड्रॉ कर लेता हूं। हो गया, ठीक। अब देखो, अब इसको ए पॉइंट मान लेता हूं, इसको बी पॉइंट मान लेता हूं और इसको सी पॉइंट मान लेता हूं, ठीक। अगर इस ए पॉइंट पर मुझे टेंजेंट ड्रॉ करनी है तो आप देख सकते हैं, ए बी पॉइंट पर ये और सी पॉइंट पर ठीक। क्या क्या नहीं करना पड़ता तुमको ताकि समझ पाओ। अब तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत। अब मानो इसको ए पॉइंट बोल रहा था ना, इसको बी पॉइंट बोल रहा था, इसको सी पॉइंट, ठीक है। अब आप बताओ थीटा हमेशा कहां से मापा जाएगा? कौन सी? पॉजिटिव एक्स एक्सिस। पॉजिटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस कौन सी हो जाएगी हमारी? यही तो होगी। तो देखो थीटा कितना बना, कोई दिक्कत? अब देखो थीटा हमेशा कहां से मापा जाएगा? कोई दिक्कत? है ना? बताओ कोई प्रॉब्लम किसी को? थीटा हमेशा कहां से मापा जाएगा? पॉजिटिव एक्स एक्सिस से। तो मैंने पॉजिटिव एक्स एक्सिस बनाई भाई, इधर तो क्या बन जाती? नेगेटिव बन जाती ना भाई, इस पॉइंट से नेगेटिव, तो हमने पॉजिटिव एक्सिस से थीटा बना दिया। अब यहां पर देखो थीटा क्या होगा, यहां पर तो थीटा भाई पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में, मतलब थीटा तो यहां पर क्या जाएगा? यहां तो बेसिकली थीटा हो ही क्या जाएगा? 0 डिग्री। तो इस केस में तो थीटा कितना हो जाएगा? इस बात में कोई प्रॉब्लम है किसी को? थीटा 0 क्यों होगा? क्योंकि एक्स एक्सिस के पैरेलल है, इसी एंगल पर उठा हुआ नहीं है। अच्छा यहां पर थीटा बताना क्या हो जाएगा? 90 डिग्री से। और यहां पर क्या हो जाएगा? 90 डिग्री से। आप देख सकते हैं 90 डिग्री से क्या हो जाएगा? आपके एग्जाम में 3 केस बनेंगे बस, जितने भी ग्राफ आप पढ़ोगे ना, ये बेटा 3 ही केस बनेंगे। 90 डिग्री से बड़ा, 90 डिग्री से छोटा और 0 डिग्री। हो गया, ये 3 केसेस बनेंगे आपके ग्राफ में। बेटा थीटा जो 0 होगा, थीटा 90 डिग्री से छोटा होता है, उसे क्या, कौन सा एंगल बोलते हैं? एक्यूट एंगल, निम्न कोण। क्या बोलते हैं इसको? न्यून कोण बोलते हैं ना, ठीक। एक्यूट एंगल यानी न्यूनतम कोण या निम्न कोण भी बोल देते, न्यून कोण ना। और एक होता है जब थीटा 90 डिग्री से बड़ा होता है, ऑब्ट्यूस एंगल, अधिकतम कोण, है ना, इसे क्या बोलते हैं? ऑब्ट्यूस। 8वीं क्लास में पढ़ते हैं ना ये, यानी अधिकतम कोण, अधिक कोण या अधिकतम कोण। बोलो इन बातों में बेटा कोई दिक्कत है ना? नेक्स्ट, कोई दिक्कत यहां तक? अब आप देखते हैं, अब बेटा ए पॉइंट पर स्लोप निकालते हैं, बी पॉइंट पर स्लोप निकालते हैं और सी पॉइंट पर स्लोप निकालते हैं। एक बात बताइए आप, अगर मैं ए पॉइंट पर स्लोप की बात करूं, इस ए पॉइंट पर स्लोप की, तो बेटा जो स्लोप होगा, अरे भैया सब नकली था ना ये, है? हुआ क्या है?
हुआ क्या है? कौन बढ़िया बढ़िया गाली दे रहा है? हैं? एक मिनट यार, कोई बात नहीं। ये ड्राइंग के चक्कर में ना आज कितना गाली दोगे? दो। चलो आगे। तो जो ए पॉइंट है इस पर जो स्लोप होगा बेटा वो किसके बराबर होगा? टेन थीटा के बराबर। लेकिन बेटा थीटा 90 से छोटा है। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री और 90 से छोटा है ना, तो बताइए टेन 0 की वैल्यू 0, टेन 30 की वैल्यू 1/√3 और 45 की 1, 60 की √3 और 90 की इन्फिनिटी। मतलब 10 90 से पहले अगर आप देखेंगे तो टेन थीटा की वैल्यू पॉजिटिव होती है। बोलो हाँ के ना? इसका मतलब क्योंकि थीटा 90 से छोटा है, इसका मतलब टेन थीटा बेटा क्या होगा? और बेटा अगर टेन थीटा पॉजिटिव तो स्लोप भी क्या होगा? मतलब ए पॉइंट पर स्लोप कैसा होगा? पॉजिटिव होगा। मतलब स्लोप कैसा होगा बेटा? पॉजिटिव। यहां देखो थीटा 90 से बड़ा, यानी 120, 135। तो इसके बाद अगर आप सारे एंगल देखोगे 150, 180 अगर एंगल देखोगे तो सारे की सारी वैल्यू कैसी होती है? नेगेटिव। हाँ ना, नेगेटिव होती है ना। तो इसका मतलब 10 अगर ये 90 डिग्री से बड़ा है तो यहां पर बेटा सी पॉइंट पर जो स्लोप होगा वो हमेशा टेन थीटा के बराबर। तो टेन थीटा क्या होगा? नेगेटिव। तो बेटा स्लोप भी क्या होगा? नेगेटिव। मतलब स्लोप पॉजिटिव भी हो सकता है और बोलो हाँ के ना? और बेटा अगर यहां पर थीटा 10 0 की वैल्यू तो स्लोप किसके बराबर होता है? टेन थीटा के बराबर। और थीटा क्या है? 0। तो 10 0 की वैल्यू स्लोप, यानी स्लोप पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है। और ये समझ लो अगर ये बात सीख ली तो ग्राफ सीख लिए। बोलो कोई प्रॉब्लम? यहां तक कोई दिक्कत? तो बेटा स्लोप पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। और तो स्लोप में भी पॉजिटिव, नेगेटिव एंड। देखिए इस ग्राफ से समझ गए। अब सीधे क्वेश्चन पर आते हैं। ये क्वेश्चन है आपके पास और पहले मैं पढ़ा रहा हूं डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। मैं बोलूं या ना बोलूं आपके दिमाग में समझ में आ जाना चाहिए किसकी बात कर रहा हूं? डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। तो जितने भी हैं ये यानी सब यहां पर दिख रहा है। हाँ, तो ये एक्सिस में क्या है बेटा? डिस्प्लेसमेंट। और एक्स एक्सिस में क्या है? ये डिस्प्लेसमेंट है। सारे सारे ग्राफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ के करते हैं। अब बताइए जो ग्राफ है वो इस पहले ऑप्शन दे देता हूं तीनों के अंदर। ऑप्शन मान लेते हैं। ए ऑप्शन वेलोसिटी इंक्रीजिंग, बी ऑप्शन वेलोसिटी डिक्रीजिंग, सी ऑप्शन वेलोसिटी 0 और डी ऑप्शन ऐसे डाल देता है। पहला ऑप्शन बताइए कौन सा होगा? सिंपल है बेटा, यहां पर थीटा क्या होगा? 0। और थीटा 0 तो स्लोप है ना, और स्लोप 0 तो डिस्प्लेसमेंट टाइम की वेलोसिटी होती है, तो वेलोसिटी भी। कोई प्रॉब्लम किसी को? दोबारा से बोल देता हूं। देखो बेटा अगर पहला केस देखोगे तो हमें पता है स्लोप हमेशा किसके बराबर होता है? और टेन थीटा किसके बराबर? डिस्प्लेसमेंट टाइम का स्लोप वेलोसिटी। इसका मतलब थीटा क्या है? स्लोप भी क्या होगा? वेलोसिटी भी क्या होगी? बच्चा पता है इसका आंसर क्या दे के आता है? कांस्टेंट। जब तक आप स्लोप नहीं पढ़ते तो आप भी तो ये आंसर देते। बोलो हाँ के ना? और इसलिए आप गलत सलत कहानियां बना के आ जाते हो। इसलिए ग्राफ को अगर सीखना है तो आपको क्या आना चाहिए? स्लोप। समझ गए मेरी बात? दूसरा ग्राफ देखिए बेटा, ये पहला था, अब दूसरा ग्राफ बताइए। ऑप्शन देखिए। कभी भी ग्राफ बताना है तो सबसे पहले आप एंगल चेक करिए, ठीक है? अब देखेंगे स्ट्रेट लाइन है बेटा, क्या है ये? स्ट्रेट लाइन। तो थीटा हमेशा कहां से मापा जाएगा? आप देखेंगे स्ट्रेट लाइन है तो क्या थीटा बदल रहा है? भाई स्ट्रेट लाइन है तो थीटा तो कांस्टेंट रहेगा ना। भाई स्ट्रेट लाइन है, थीटा नहीं बदलेगा, थीटा यूनिफॉर्म रहेगा, थीटा कांस्टेंट रहेगा। समझ रहे हो मेरी बात? तो इसका मतलब ये हुआ बेटा, इसका मतलब ये हुआ कि जो स्लोप होगा बेटा वो किसके बराबर होगा?
टेन थीटा के बराबर, और ये स्लोप जो है डिस्प्लेसमेंट टाइम का क्या होगा, वेलोसिटी। तो पहली बात तो ये देखिए कि सर थीटा क्या है, कांस्टेंट। थीटा क्या है, तो टेन थीटा क्या होगा, तो स्लोप भी क्या होगा, वेलोसिटी भी क्या होगा, मतलब एक कैसी वेलोसिटी है, वेलोसिटी कैसी होगी, कांस्टेंट। अच्छा दूसरी बात, वेलोसिटी कांस्टेंट है, बताइए पॉजिटिव हुआ कि नेगेटिव, कैसे चेक करेंगे, थीटा 90 से छोटा है कि, अब आप देख सकते हैं थीटा आपको 90 से छोटा दिख रहा है कि बड़ा, छोटा, इसका मतलब इस केस में बेटा थीटा जो है वो 90 से क्या है, छोटा, और 90 से अगर छोटा है तो टेन थीटा की वैल्यू क्या होगी, और अगर टेन थीटा पॉजिटिव, इसका मतलब वेलोसिटी भी क्या होगा, यानी ये कौन सा ग्राफ हो गया, कांस्टेंट पॉजिटिव वेलोसिटी या फिर यूनिफॉर्म पॉजिटिव वेलोसिटी। चलो हाँ कि ना, कोई दिक्कत किसी को, इसका मतलब ये वाला जो ग्राफ है बेटा कौन सा है, यूनिफॉर्म या कांस्टेंट बोल दो या फिर यूनिफॉर्म बोल दो, पॉजिटिव वेग का ग्राफ। बोलिए सर कोई दिक्कत, कोई समस्या, क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं, ये ग्राफ देखिए आप, बताइए ऑप्शन देखिए कौन सा ग्राफ है। आपको इतना तो पता लग रहा है कि स्ट्रेट लाइन है तो थीटा तो कांस्टेंट होगा, यानी वेलोसिटी कांस्टेंट होगा कि, लेकिन नेगेटिव की पॉजिटिव, आप याद करिए मैंने अब ये देखो थीटा तो आपको पता है कांस्टेंट होगा, तो बेसिकली वेलोसिटी क्या होगा, और बेटा आपको इतना भी पता है कि थीटा हमेशा कहां से मापा जाएगा, पॉजिटिव। अब आप बताइए थीटा 90 से बड़ा कि छोटा, अब देख सकते हैं 90 से बड़ा, और जब 90 से बड़ा तो टेन थीटा की वैल्यू नेगेटिव, मतलब स्लोप भी क्या होगा, और डिस्प्लेसमेंट टाइम का स्लोप, वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या होगी, तो कांस्टेंट नेगेटिव वेलोसिटी का ग्राफ है। बोलो हाँ, नॉन यूनिफॉर्म नहीं थी, यूनिफॉर्म, अरे स्ट्रेट लाइन है तो थीटा तो कांस्टेंट है, तो जो ग्राफ है बेटा कौन सा ग्राफ है, यूनिफॉर्म नेगेटिव वेलोसिटी का ग्राफ, एक समान ऋणात्मक वेग का ग्राफ है। बातें क्लियर हो रही है कि नहीं, कोई दिक्कत, कोई समस्या। तो तीसरा ग्राफ आपका, नेक्स्ट अगला ग्राफ देखो, फोर्थ, बताओ चौथा वाला ग्राफ बताओ। इतना तो आपको पता लग रहा है कि दोनों ग्राफ नॉन यूनिफॉर्म केस के हैं, क्योंकि स्ट्रेट लाइन तो है नहीं, थीटा तो घट रहा होगा, किसी में बढ़ रहा होगा, मतलब थीटा घट बढ़ रहा है, मतलब कांस्टेंट तो है नहीं, तो इसका मतलब नॉन यूनिफॉर्म का ग्राफ है, इतना तो आपको समझ में आ रहा है। लेकिन थीटा घट रहा होगा कि बढ़ रहा होगा, ये चेक कर लेते हैं। बोलो हाँ के ना। पहला चौथा वाला ग्राफ देखो, अगर मुझे पता है बेटा सिंपल सा डिस्प्लेसमेंट टाइम का, तो स्लोप क्या होगा, वेलोसिटी, तो यहां मैं लिख दूं ये बात कि सर जो स्लोप है वो किसके बराबर होगा, टेन थीटा के बराबर, और टेन थीटा किसके बराबर होगा, नो डाउट। बोलो कोई दिक्कत, यानी बेटा अगर मुझे यहां पर थीटा निकालना है तो यही तो होगा, अगर इस पॉइंट पर स्लोप निकालना है तो कैसे निकालूंगा, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से मेजर करूंगा, इस पॉइंट पर निकालना है। अब आप खुद देखिए, आपको थीटा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है कि घट रहा है, आप खुद देखिए ना, आप खुद देखिए, आपको दिख रहा होगा थीटा क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। अब आप बताइए थीटा बढ़ रहा है तो थीटा 90 से छोटा है कि बड़ा है, छोटा है, 90 से छोटा है, और 90 से छोटा है तो बेटा पॉजिटिव, तो नॉन यूनिफॉर्म पॉजिटिव इंक्रीजिंग वेलोसिटी का ग्राफ है। देखो बताता हूं, यानी अब बेटा हमको इतना पता लगा कि सर थीटा क्या है, बढ़ रहा है, और थीटा बढ़ रहा है तो स्लोप भी, और स्लोप बढ़ेगा तो वेलोसिटी भी, और जब थीटा बढ़ रहा है मतलब कांस्टेंट नहीं है, तो मतलब ये क्या है, नॉन यूनिफॉर्म का ग्राफ। कौन सा ग्राफ है बेटा ये,
अब पॉजिटिव है कि नेगेटिव, तो कैसे एंगल चेक कर लीजिए। 90 से क्या है? छोटा। अरे इसमें भी कंफ्यूजन हो रहा है क्या? आप देख लीजिए 90 से क्या है? छोटा। तो नॉन यूनिफॉर्म पॉजिटिव, और थीटा बढ़ रहा है मतलब इंक्रीजिंग वेलोसिटी का ग्राफ। असमान धनात्मक और बढ़ते वेग का ग्राफ। बोलो हाँ के ना? कोई दिक्कत? क्लियर? नेक्स्ट, अब बताओ इस ग्राफ को बताओ। अमेजिंग ग्राफ है। हाँ। ये डिक्रीजिंग वेलोसिटी का ग्राफ है। यानी अमेजिंग बात, अगर आप ध्यान से इस ग्राफ को देखेंगे तो बेटा थीटा हमेशा कहां से मापा जाएगा? अब बताइए आपको थीटा घट रहा है कि बढ़ रहा है? बढ़ रहा है कि घट रहा है? घट रहा है कि बढ़ रहा है? 90 से छोटा है कि बड़ा है एंगल? अधिक एंगल बढ़ता जा रहा है ना। 90 से बड़ा है, नेगेटिव की पॉजिटिव? यानी आपको पता लगा कि जो थीटा है बेटा वो ग्रेटर देन क्या है? 90। और थीटा ग्रेटर देन 90 है मतलब टेन थीटा कैसा होगा? और टेन थीटा अगर नेगेटिव है तो बेटा स्लोप भी कैसा होगा? और स्लोप अगर नेगेटिव है तो वेलोसिटी क्या होगा? वेलोसिटी भी नेगेटिव होगा। बोलो कोई प्रॉब्लम? लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट बात, हाँ? तो एक कंडीशन ऐसी हो जाएगी ना, लेकिन हम उसके लिए डिफाइन नहीं करते ना, तो ग्राफ यहां तक नहीं होता, ये ऑलमोस्ट यहां तक होता है। दो टॉपर बन जाएगा, फिर वो कंडीशन डिफाइन नहीं होगी ना। बोलो हाँ कि नहीं? इतना बात समझ में आ रही है मेरी बात? यहां तक कोई प्रॉब्लम? अब बताइए थीटा घट रहा है कि बढ़ रहा है? घट रहा है कि बढ़ रहा है? मुझे तो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है दीदी। सोचो घट रहा है कि बढ़ रहा है? अब तो इतना तो बता दो। घट रहा है कि बढ़ रहा है? ये कहीं काम होगा कि तो घटेगा कि बढ़ेगा? हाँ जी, घटेगा ना, पक्की बात है। पूरे ग्राफ का नाम बता दो, मान जाऊंगा आज मैं तुम्हें। इस ग्राफ का नाम बता दो, जैसे मैंने नॉन यूनिफॉर्म पॉजिटिव इंक्रीजिंग वेलोसिटी ग्राफ बताया है वैसे ही। नॉन यूनिफॉर्म डिक्रीजिंग सभी गलत बता रहे हैं। इस ग्राफ की खासियत ही तो यही है, इसलिए तो मैं बार बार पूछ रहा हूं आपसे। कहानी बदल जाती है ग्राफ के अंदर जब स्लोप नेगेटिव होता है। समझते जाना, अब कहानी बदलेगी इस ग्राफ में, कहानी बदलेगी ग्राफ में। जब आपका थीटा कांस्टेंट है, अब तक के ग्राफ में आपने देखा था तीनों ग्राफ के अंदर थीटा बेटा क्या था? कांस्टेंट था, या जीरो था, या फिर स्लोप पॉजिटिव था। जब आपका स्लोप नेगेटिव हो जाए, जब स्लोप आपका नेगेटिव हो जाए, थीटा घट रहा हो या बढ़ रहा हो, तो कहानियां बदल जाती हैं। समझ रहे हो मेरी बात? मैं क्या बोल रहा हूं? दोबारा रिपीट करता हूं। अब तक मैंने 4 ग्राफ में आपको पढ़ाया कि या तो थीटा कांस्टेंट होगा, या फिर जीरो होगा, या फिर अगर बढ़ रहा है तो स्लोप पॉजिटिव है। यहां कहानी बदल जाती है। कैसे बदलती है वो थोड़ा ध्यान से इस कंसेप्ट को देखना। एक कंसेप्ट करा रहा हूं पहले, इस ग्राफ को समझाने से पहले कंसेप्ट देखिए, नोट डाल के, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट देखना नोट डाल के। बेटा आपको पता है कि जब इफ थीटा इज लेस देन 90 डिग्री, दैट मींस स्लोप क्या होगा? क्या होगा? तो स्लोप जब पॉजिटिव होगा तो इस बात का मतलब है कि डिस्प्लेसमेंट टाइम में तुम्हें पता है कि जो स्लोप है वो किसके बराबर है? वेलोसिटी के बराबर। तो स्लोप अगर पॉजिटिव होगा तो इसका मतलब है कि जो थीटा है वो वेलोसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मतलब ये हुआ कि
कि अगर स्लोप पॉजिटिव है, जब थीटा बढ़ रहा होगा तो वेलोसिटी भी, और जब थीटा घट रहा होगा तो वेलोसिटी भी। लेकिन कहानी अगर ऐसी हो जाए कि आपका जो थीटा है वो 90 से क्या हो जाए, बड़ा, मतलब बेटा जो स्लोप है वो कैसा हो, नेगेटिव। अगर स्लोप नेगेटिव होगा तो कहानी एकदम उल्टी हो जाती है, मतलब थीटा जो है v के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता है। इस बात का मतलब है कि जब थीटा बढ़ रहा होगा तो वेलोसिटी, और जब थीटा घट रहा होगा तो वेलोसिटी। क्या मेरी बात समझ गए? कहानी यहां है, और आप जो आंसर दे रहे थे वो पहले कंसेप्ट के बेसिस पर दे रहे थे। कहानी को समझे कि नहीं समझे? दोबारा से देख लीजिए, दोबारा बार बार बोल रहा हूं, ये कंसेप्ट तब ही अप्लाई होगा जब स्लोप नेगेटिव हो। बी कंसेप्ट की बात कर रहा हूं, सेकंड कंसेप्ट की। ये बेटा कंसेप्ट तभी अप्लाई होगा जब स्लोप नेगेटिव हो और या फिर थीटा आपका घट रहा हो या बढ़ रहा हो। ये कंसेप्ट तब अप्लाई नहीं होगा जब आपका थीटा कांस्टेंट हो या जीरो हो, चाहे स्लोप नेगेटिव ही क्यों ना हो। ये तब ही यूज होगा स्लोप नेगेटिव होने के साथ साथ आपका थीटा घटे या बढ़े। और कैसे समझाऊं बात, बताओ आपको? क्या मेरी बात समझ में आ गई? तो कहानी का दिमाग कहां याद रखना है आपको, कहां रखना है? कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत? समझ में आ गया? अब बताइए आंसर सोच समझ के। एक बार थोड़ा तेज बोलेंगे। मैं बताता हूं। पहले ये सवाल देखो, ये सवाल देखो, बहुत देर हो गई, सवाल को देखो। देखो अब सबसे बड़ा सवाल क्या है कि सर यहां थीटा घटेगा कि बढ़ेगा? बेटा यहां पर थीटा घटेगा। कैसे घटेगा बताता हूं। आप ये बात कैसे चेक करोगे? क्योंकि आपको हमेशा कहां चलना है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ चलना है। थीटा हमेशा कहां से मापा जाएगा? तो इसको दिमाग में रखिए। कई बार लड़का क्या सोचता है, सर इधर से नहीं चल सकते, सर उधर से नहीं चल सकते। दिमाग में कंसेप्ट रखिए, आपको चलना कहां है, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव एक्सेस इधर है कि इधर है? तो पॉजिटिव एक्सेस की तरफ आप इधर चलोगे। पॉजिटिव, अरे ये रहा इधर ही तो पॉजिटिव एक्सेस, ये नेगेटिव एक्सेस। चलोगे ना तो ऊपर से नीचे की तरफ आओगे, तो ऊपर से नीचे की तरफ आओगे तो थीटा घटेगा कि बढ़ेगा? घटेगा। और थीटा बेटा यहां पर क्या है, घटेगा। और जब अगर थीटा घटेगा और स्लोप क्या है, नेगेटिव,
तो वेलोसिटी क्या है? इसलिए जो ग्राफ है वो कौन सा ग्राफ है? नॉन यूनिफॉर्म नेगेटिव इंक्रीजिंग वेलोसिटी का ग्राफ है। बोलो हाँ के ना? क्या समझे मेरी बात? नहीं समझे? दोबारा देखो, थीटा घटेगा, ऊपर से नीचे आओगे तो थीटा घटेगा, और थीटा घटेगा और मुझे पता है स्लोप कैसा है। अगर स्लोप नेगेटिव है, अगर स्लोप नेगेटिव है तो थीटा घट रहा है तो वेलोसिटी बढ़ेगा, और अगर वेलोसिटी बढ़ेगा तो यानी इंक्रीजिंग वेलोसिटी का ग्राफ हुआ कि नहीं हुआ? और 90 से क्या है? बड़ा एंगल है। अरे यार सिंपल ना, ये देखो बताता हूं। पहली बात, नॉन यूनिफॉर्म है कि नहीं है, नेगेटिव है कि नहीं है। अब इंक्रीजिंग क्यों होगा वो बताता हूं, बस इंक्रीजिंग में तो प्रॉब्लम है आपको, क्योंकि मुझे पता है कि ये मेरा ग्राफ है और ये मेरी पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, ये मेरी क्या बेटा? नेगेटिव एक्स एक्सिस है। समझना, मैं जब इस ग्राफ को ड्रॉ कर रहा हूं, जब इस तरीके से अगर ग्राफ देखो, अगर ग्राफ आपका ओरिजिन से जा रहा हो, क्या ग्राफ ओरिजिन से जा रहा है? नहीं। तो जब भी ग्राफ, कंसेप्ट सीधा सीधा है, अगर कभी ग्राफ ओरिजिन से जा रहा हो तो आप हमेशा नीचे से मेजर करोगे। अगर ग्राफ ओरिजिन से बन रहा हो तो दिमाग में रखो, अगर ग्राफ ओरिजिन से बन रहा हो तो हमेशा एंगल को नीचे से ऊपर की तरफ मेजर करोगे। अगर ओरिजिन के अलावा कहीं से भी अगर ग्राफ ड्रॉ हो रहा है तो उसको आप ऊपर से नीचे मेजर करना, बस बात खत्म। अब तो याद रखोगे। अब ऐसे और भी सवाल है, ऐसा इकलौता नहीं, अभी तो बहुत सवाल है। देखो एक ये आ गया, ये ओरिजिन से थोड़ी ना है, वो ओरिजिन से, लेकिन ये ओरिजिन से, इसमें देखेंगे तो इसमें कहां से मेजर करेंगे? और इसमें ये है कहानी। बताओ इसमें कोई प्रॉब्लम? यहां तक कोई दिक्कत, कोई समस्या?